दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर शादी के बाद लड़के को घर जमाई बनना पड़ता है और यही नहीं उसको लड़की का सरनेम भी लेना पड़ता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडिया की खूबसूरत जगहों में से एक लक्षद्वीप आइलैंड की। तो देखा आपने कितना सुंदर है अपना लक्षद्वीप, लेकिन आजकल ये अपनी सुंदरता नहीं किसी और कारणों की वजह से चर्चा में है। आपने शायद देखा भी होगा ट्विटर पे कुछ दिन पहले ट्रेंड चल रहा था सेव लक्षद्वीप सेव लक्षद्वीप। तो आज जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। ये किन चीजों से सेव करने की चर्चाएं चल रही है पापा लक्षद्वीप को। यही तो बातें करनी है वीडियो में, लेकिन तुम बोर मत करना वरना मैं छोड़ कर भाग ठीक जाऊंगा। है पापा, नहीं करूंगा, माँ कसम। माँ के बीच में मतला। पहले बात करते हैं कि लक्षद्वीप है क्या। लक्षद्वीप एक आइलैंड है जो कि 36 आइलैंड के समूह से मिलकर बना है। नहीं पापा 35। हम माफी चाहते हैं, एक पानी में मर्ज हो चुका है तो वो आइलैंड नहीं रहा। अगर बात करें लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप जो है एक इंडियन टेरिटरी है जिसकी कुल पॉपुलेशन 70,000 के करीब है और वहाँ का कुल जो एरिया है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसको दिल्ली से कंपेयर करें तो अकेले दिल्ली में करीब 45 लक्षद्वीप बन सकते हैं। तो जो मामला गर्म है उसकी वजह है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यहाँ पर कुछ नए लॉज लेकर आए हैं। पहली बात तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, क्या ये सीएम के पद का लेवल का होता है या कौन होता है। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक पोस्ट होती है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है। बात करें अगर दिसंबर 2020 से पहले की तो हमेशा से इस पोस्ट पे कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर ही रहता था, लेकिन 2020 दिसंबर में जब वहाँ के लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा की मृत्यु हुई उसके बाद पहली बार किसी पॉलिटिशियन को ये पोस्ट दी गई और जो पॉलिटिशियन थे उनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। तो दोस्तों लक्षद्वीप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट यानी कि आईएएस के बजाय पॉलिटिशियन उसकी कुर्सी पर बैठा था और ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि वहाँ पर ये मामला इतना गड़बड़ा गया। तो अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रफुल्ल पटेल कौन है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कोई नई मुर्गी नहीं है, बीजेपी से इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है और मोदी जी के ये बहुत खास माने जाते हैं। साल 2010 में जब मोटा भाई को जेल हुई थी तब इनको वहाँ का मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट बनाया गया था मिस्टर मोदी जी द्वारा। मोटा भाई इधर ही कहीं होंगे। लेकिन 2012 में वो विधानसभा का चुनाव हार गए और 2016 में बीजेपी ने उन्हें दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। ये भी पहली बार था जब किसी यूनियन टेरिटरी में किसी पॉलिटिशियन को ये पोस्ट दी गई हो। और जब दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक टेरिटरी बना दिया गया तो वहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल पटेल बने। पापा ये क्या है, ये हर जगह का एडमिनिस्ट्रेटर इनको बना देते हैं, पूरे इंडिया का बना दो ना। अरे इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा था दमन एंड दीव में, काफी अच्छा वहाँ पे इन्होंने विकास किया। और अगर आप जानते हैं तो 2020 में सबसे स्वच्छ जो यूनियन टेरिटरी थी वो दमन एंड दीव ही थी। तो हो सकता है कि उसी के कारण इनको ये वाला पद भी दिया गया लक्षद्वीप का। तो पापा मतलब ये काम भी करते हैं? हाँ बिल्कुल काम करते हैं। मैंने तो देखो इनकी कुछ बहुत बुराइयां कंट्रोवर्सीज सुनी है। है लेकिन आप उनको आगे नहीं कर सकते। चलिए बाबा मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों मुद्दे पर आते हैं कि क्या मुद्दे हैं वहाँ पर जिनकी वजह से घमासान मचा हुआ है। पहले मुद्दे की बात करेंगे नमन जी। तो नमन जी क्या मुद्दा है पहला? तो पहले कानून के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए हैं, वो है LDAR ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट जो भी प्रस्तावित होना है इसका मतलब है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। इसमें होगा ये कि अगर सरकार कोई विकास करना चाहती है और उस बीच अगर किसी का घर उनको हटाना है या किसी की जमीन चाहिए तो वो उसको बेहिचक ले सकते हैं। तो हुआ क्या है कि इस रूल की वजह से वहाँ के लोगों में एक डर का माहौल बन गया है। लोगों को लग रहा है कि सरकार उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक अनपढ़ को भी इतना पता होता है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। अगर आपकी जमीन 1 नंबर की है, आपके नाम पर उसका कब्जा है, आपके नाम रजिस्ट्री है, तो गवर्नमेंट को अगर वो जमीन चाहिए तो या तो गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगी या फिर गवर्नमेंट को आपको जमीन देनी पड़ेगी कहीं और। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि अभी लुधियाना से खुर्जा यूपी में रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है, यानी कि ट्रैक्स जो है और बिछाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ नोएडा के पास कुछ जगह है जहाँ पर गाँव बिल्कुल पटरियों के पास है। तो रेलवे को जमीन चाहिए थी लेकिन वहाँ गाँव इतने नजदीक थे कि पटरियां बिछाने के लिए जगह कम पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे गाँव को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और जिन लोगों के घर टूटे या उस ट्रैक में गए उनको मुआवजा दिया, नहीं तो अगर उन्होंने कहा कि हमें घर चाहिए तो उनको घर बना कर दिया। यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद जो भी उस बीच आए उनका भी निर्माण कराया। तो दोस्तों यही हम बता रहे हैं कि जब उनको घर दिए गए या उनका मुआवजा दिया गया तो जो गवर्नमेंट है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, वो किसी का धर्म नहीं देखती। अगर किसी का घर आया है, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने जमीन ली है तो गवर्नमेंट ने बिना धर्म देखे उनके जमीनों का सौदा किया है, या तो जमीन दी या मुआवजा दिया। तो ये सरासर गलत है कि किसी भी पॉइंट को लेकर आप बीजेपी को इतना अपोज कर सकते हो। जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। जो गलत
है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जो चीज सही है हम उसके बारे में भी बात करेंगे जी। तो भाई यहाँ पे एक चीज और है कि अगर जब सरकार वहाँ पे कुछ बिजनेस लेके जाएगी, कंपनीज लेके जाएगी, वहाँ पे डेवलपमेंट करवाएगी, तो दिल्ली नोएडा का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो लक्षद्वीप का डेवलपमेंट होगा। और जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेंगी, उन्हें जॉब्स मिलेंगी, उन्हें काम मिलेगा। ये तो है नहीं कि भाई बिजनेस वहाँ खड़े हुए हैं, कंपनीज आई है, होटल्स आए हैं और जॉब करने ताऊ रामफल जा रहा हमारे नोएडा से, तो ये नौकरी भी तो आपको मिलेंगी। दोस्तों अगले कानून के बारे में बात करते हैं। जो अगला लॉ है वो है पासा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन। ये कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी काम में बाधा डालता है या फिर डेवलपमेंट में कोई बाधा डालता है तो उसको सीधा 6 से 1 साल की जेल हो सकती है बिना किसी कोर्ट कार्यवाही के। तो जब से ये कानून के आने की बात हुई है, वहाँ के लोगों में इनसिक्योरिटी का एक भाव पैदा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि जबरदस्ती उन्हें बेफजूल जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी गलती के। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है और ये लॉ ऑलरेडी कई स्टेट्स में आ चुका है। यूपी में तो पिछले साल इसके रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। लोगों को अब भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ना हमने ऐसा कोई अभी तक केस देखा है। हो सकता है 1-2 एक्सेप्शनल केस हो गए हो, लेकिन तो उनकी होती है ना। देखो जो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व है, अब आप गलत काम करोगे नहीं तो डर किस चीज का। अब हम यूपी में रहते हैं, हमें तो डर नहीं है पासा एक्ट का। भाई गलत करेंगे तो डरेंगे ना, तो उसी तरीके से ये डर उन्हें होना चाहिए जो गलत काम करते हैं। दूसरा लोग कह रहे हैं कि जब वहाँ पर क्राइम रेट इतना कम है तो इस लॉ को लाने की क्या जरूरत। दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, मालदीव्स की तरह। तो अगर आपको मालदीव बनाना है इंडिया के अंदर तो उसकी तरह सुविधाएं भी तो देनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी भी तो देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट जो कह रही है कि लक्षद्वीप को भी एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, वहाँ पे बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे, तो उसकी सीधी सी बात है थोड़े थोड़े उसके विरोध भी होंगे, वहाँ पे लोग अपोज भी करेंगे। क्योंकि जब कोई बदलाव लाया जाता है, कोई चेंज लाया जाता है तो छोटी मोटी दिक्कतें सामने जरूर आती है। तो उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ही ये लॉ लाया गया है। और फिर जब वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे, लाखों की तादाद में जब संख्या बढ़ेगी, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी तो गवर्नमेंट की बनती है। जब वहाँ पे लोग जाएंगे तभी तो जाएंगे जब वो वहाँ पे सेफ फील कर रहे होंगे। तो यही जरूरत है पासा एक्ट को लाने की। और वहाँ के जो करंट कलेक्टर है मिस्टर अस्कर अली, उन्होंने भी इस लॉ को सही ठहराया है। उनका कहना है कि कांग्रेस इस बात का एजेंडा बना रही है और इस चीज को गलत ठहराने की कोशिश में जुटी हुई है। इस लॉ से सिर्फ वो लोग डरे जो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी फिलहाल मार्च में ही लक्षद्वीप के अंदर 5 AK-47 राइफल्स, 300 किलो गांजा और 1000 राउंड राइफल्स की गोलियां बरामद हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर वहाँ पर ये चीजें चल रही है। हो सकता है न्यूज में ये चीजें नहीं आ रही। अब ये नहीं है ना कि भाई क्राइम दिख नहीं रहा तो है भी नहीं, हो सकता है अंदर ही अंदर चीजें हो रही हो और गवर्नमेंट को पता हो, ऑफिसर वहाँ पे देख रहे हो, जिसके चलते ही वहाँ पर इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी है। और यही नहीं, हमें कुछ दिनों पहले एक और खबर सुनने को मिली थी श्रीलंका से, जब वहाँ पे एक विस्फोट हुआ था जिसकी जिम्मेदारी ली थी ISIS ग्रुप ने। तो ऐसा भी सुनने में आया था कि वो लोग जब विस्फोट करके आए थे तो वो लक्षद्वीप में रुके थे। तो तीसरा है दोस्तों एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। इसके बाद क्या होगा कि काउ स्लॉटर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। हालांकि आप जानते होंगे कि 95% ऑफ पॉपुलेशन वहाँ के मुस्लिम है जिनका डेली खाना बीफ होता है, लेकिन इसके बाद से वहाँ पर बीफ बेचना, लाना, ले जाना पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। और अगर कोई ये करता है तो उस पे मैक्सिमम 10 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल ने जो अपना इस पर कमेंट किया है वो है कि हम चाहते हैं कि ऐसे पशु जो दूध देते हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम आते हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको बचाया जाए। हालांकि अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि रिलीजियस पर्पस के लिए अगर कोई बंदा किसी का स्लॉटर करता है किसी एनिमल का तो उसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, बट ठीक है अगर अथॉरिटी दे रही है तो। दोस्तों एनिमल स्लॉटर किसी भी उसमें गलती है और ये किसी भी स्टेट में कहीं नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि यहाँ पर क्यों, सिर्फ लक्षद्वीप में क्यों, असम वगैरह में क्यों नहीं, वहाँ पर भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं बीफ का और इन सब चीजों का। तो हम तो चाहते हैं कि हर जगह बैन ही हो जाए, कहीं पे किसी पशु की हत्या ना हो। और दूसरी चीज, हमें पैटा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है जब गली में कोई आदमी किसी कुत्ते को छेड़ देता है, किसी और जानवर को छेड़ देता है, तभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ये महामारी चल रही है जानवरों के साथ, इसको क्यों नहीं देखते, इसके ऊपर अपना कोई कमेंट क्यों नहीं करते? उनको आना नहीं चाहिए इस चीज के लिए आगे। आप मतलब इनके हिसाब से क्या है कि इनके हिसाब से कुत्ते की जान की कीमत ज्यादा है, इनके लिए मुर्गी मुर्गा की जान की कोई कीमत नहीं है, फिर इनके लिए बकरे की जान की कोई कीमत नहीं है, इनके लिए गाय की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर जानवर, सबको जीने का हक है ना भाई, तो सबको जीने का हक दिलवाओ। अगर आप काम कर रहे हो उस फील्ड में तो आप सबको हक दिलवाओ ना, क्यों नहीं रोकते आप ये? मतलब काउ स्लॉटर क्यों आप उसको एक मुद्दा बनाते हैं, मुर्गियों का स्लॉटर क्यों नहीं एक मुद्दा बनाते हैं? आपको हर चीज के बारे में बात करनी चाहिए अगर आपको जानवरों की जान से इतना ही ज्यादा प्यार है तो। सही बात है भाई, बिल्कुल। तो दोस्तों अब आते हैं चौथे मुद्दे पर जो है पंचायत इलेक्शन। इसमें क्या रेजोल्यूशन आया है कि जहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उसमें सिर्फ वही बंदा या बंदी एलिजिबल होंगे जिनके बच्चे 2 या 2 से कम है। अब मीडिया में ये अफवाह चलाई जा रही है कि भाई जो ऑलरेडी पंचायत के मेंबर है और उनके 3 बच्चे हैं उनको भी उनकी पोजीशन से उतार दिया जाएगा, अब वो मेंबर नहीं रहेंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग जिनके बच्चे ये लॉ लागू होने के बाद पैदा होंगे, मान लो
किसी के 2 बच्चे अभी तक हैं, अगर उनको तीसरा बच्चा 2021 में इस लॉ की डेट के बाद होता है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे अगले इलेक्शन में। जो लोग खड़े हैं, जीत चुके हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई। तो इनको क्या मजा आता है अफवाह उड़ाने में, अफवाह फैलाने में, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने में? गलत इन्फॉर्मेशन देने में इसलिए मजा आता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर बोलना चाहिए, जो हो सकता है उनमें कुछ एथिकल वैल्यूज होती हो। अब इसके साथ ही एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि प्रफुल्ल पटेल ने 50% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए रखा है वहां पर पंचायत इलेक्शन में। देखिए कितनी अच्छी चीज है, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति कितना बड़ा उनका ये स्टेप है। इससे क्या होगा कि वहां पे जो डेवलपमेंट कार्य होंगे उनमें वुमेन का एक अलग ही हिस्सा होगा। उन्हें लगेगा कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनका भी एक योगदान है। दोस्तों बात करते हैं अगले लॉ की, जो है शराब के ऊपर से बैन हटा दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं तो 1978 से लक्षद्वीप में शराब बैन है, और वहाँ की आबादी की बात की जाए तो 95% वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, जिनके लिए शराब उनके धर्म में गलत माना जाता है। तो क्या वहाँ पे शराब से बंदी हटानी चाहिए थी? देखिए शराबबंदी हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो इसलिए कि आप कभी सोचते हैं कि दुनिया के सारे लोग मालदीव्स क्यों जाते हैं, वहां पे क्यों नहीं जाते? यार सीधी सी बात है, जब आपका घूमने का मन करता है, आपका एंजॉय करने का मन करता है, आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो मैक्सिमम लोगों का जो प्लेजर होता है, जो मजा होता है, वो शराब से आता है। अगर लोग कहीं घूमने जाए और शराब पीने को ना मिले तो उनका घूमने का मजा खत्म हो जाता है। अगर आप उसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं तो आपको शराब की बिक्री वहां पर लागू करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप मालदीव्स को देखें तो वो भी एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, वहां पे भी सारे मुस्लिम ही रहते हैं, लेकिन वहां पर फिर भी शराब मिलती है। क्योंकि भाई उनकी सोच है ना कि जब देश आगे बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर बात करें उनकी जीडीपी की, तो जीडीपी का 28% हिस्सा उनका टूरिज्म से आता है मालदीव्स का। ये चीज इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? अगर उसी तरीके से लॉ यहाँ पे अप्लाई किए जाए, शराब की बिक्री हो, उसी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज मिले, तो भाई दुनिया मालदीव्स क्यों जाएगी? दुनिया लक्षद्वीप में जाएगी, वहां पे एंजॉय करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया की रेवेन्यू मिलेगा, लक्षद्वीप को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा। लोकल्स के लिए जॉब मिलेंगी। यही तो सोचनी चाहिए। ये जो हमारी पुरानी रूढ़िवादी सोच है ना कि शराब बिक्री है, वो भाई सब लोग पीते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, और पूरी दुनिया पीती है यार। आप किसका नाम लो, दुनिया के अमीर अमीर लोग हैं, सब पीते हैं, गलत क्या है उसमें? और आप सऊदी अरब की बात ले लो, दुबई में आपको शराब मिलती है, दुबई सबका बाप है मुस्लिम कंट्रीज का, वहां पे शराब मिलती है, आपको दिक्कत क्या है? अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के जो एमपी हैं एनसीपी पार्टी से, मिस्टर फैजल। वैसे हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप में एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के वो एमपी है, और वहाँ पे कोई विधानसभा नहीं है, खाली वहाँ के वो एमपी है जिनके बारे में नमन जी बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। तो मिस्टर फैजल की मुलाकात हुई जल्द ही मिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। अमित शाह ने उनसे कहा है कि जितने भी लॉज ये प्रस्तावित हुए हैं, ये सब जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लक्षद्वीप पंचायत के, उनके मद्देनजर रखकर इनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। इनको तब लागू उनकी सलाह ली जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, विचार विमर्श करके उनके साथ तब ये लॉ लागू होंगे। बहुत अच्छी बात है जी। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस सारे मुद्दे को लेकर हमारा क्या ओपिनियन है। हालांकि आपने सारी वीडियो देखी है तो आप जान ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा ओपिनियन आप जान गए होंगे, फिर भी बता देते हैं। हमारे हिसाब से अगर आप लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये रूल्स लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक विजन है उसको लेके, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी, तो ये चीजें उसके सामने बहुत छोटी हो जाती हैं। क्योंकि जब वहाँ पे मालदीव्स की तरह बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और होटल्स होंगे, वहाँ पे करोड़ों रुपए रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को भी, और वहाँ पे लक्षद्वीप को भी, वहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। देखो हमें कभी कभी अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। सारे काम दुनिया में पैसे से ही चलते हैं। अगर आप पूजा पाठ में लगे रहो, पैसे कमाओ ना, तो घर चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ये जो सोच है ना कि मुस्लिम में रहते हैं वहाँ पे हम शराब नहीं बिकने देंगे, तो ये सोच हमें चेंज करनी होगी। अगर आपको नहीं पीनी आप मत पियो, बिल्कुल, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो तो पियेंगे, उनको आप किसी को जबरदस्ती मत, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा ना, पियो, लेकिन जो लोग वहाँ आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उनको पीने दो आप। तो इसीलिए ये सारे कानून लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, सब चीजों को देखते हुए ये कानून लाए गए हैं, और इसमें डरने वाली उन लोगों को कोई बात नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी आप इस वीडियो से कितना समझे, आपका ओपिनियन क्या है, आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। हम सुनना चाहते हैं कि आपकी फीडबैक क्या है और आप क्या सोचते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अगर आपको हमारे बात करने का अंदाज अच्छा लगता हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। जय हिंद।